नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मेरठ, वही मेरठ जहां 1857 में पहली गोली चली थी, वही मेरठ जहां से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल गई थी और आज उसी मेरठ की धरती पर एक बार फिर राष्ट्र, समाज और संगठन पर बड़ी बात कही गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मेरठ के शताब्दी नगर स्थित माधव कुंज में देश विदेश से आए लगभग 950 खिलाड़ियों को संबोधित किया। करीब 50 मिनट का भाषण, लेकिन संदेश 100 साल की यात्रा का। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साफ कहा कि संघ का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं है। जी हां, इस देश में जहां हर तरफ संस्था पर राजनीति का ठप्पा लगाने की कोशिश होती है, जहां हर विचारधारा को चुनावी चश्मे से देखा जाता है, वहां संघ प्रमुख का यह बयान अपने आप में एक बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा, संघ का काम अपना नाम बड़ा करना नहीं है, बल्कि देश का नाम ऊंचा करना है। अब जरा सोचिए, आज के समय में जब ब्रांडिंग और पब्लिसिटी की राजनीति चल रही है, जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड और नैरेटिव की ताकत बन गए हो, तब एक संगठन ये कहे कि उसे सत्ता नहीं चाहिए, उसे समाज चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? संघ की स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। तब देश गुलाम था, कोई चुनावी लोकतंत्र नहीं था, कोई संसदीय सत्ता तक नहीं थी। तब मकसद था बिखरे हुए समाज को संगठित करना। आज 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और शताब्दी वर्ष से ठीक पहले संघ प्रमुख का यह संदेश कहीं ना कहीं उस मूल विचार की पुनर्पुष्टि करता है जो मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी स्पर्धा या विरोध की भावना से काम नहीं करता, वह किसी समूह के खिलाफ खड़ा होकर काम नहीं करता है। उसका मूल उद्देश्य है समस्त हिंदू समाज को संगठित कर और व्यक्ति निर्माण को बढ़ावा देना। यहां एक और महत्वपूर्ण बात आई, हिंदू शब्द की परिभाषा। आज हिंदू शब्द को लेकर देश में तीखी बहस लगातार चलती रहती है। कुछ लोग इसे धार्मिक पहचान तक सीमित कर देते हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक लेबल बना देते हैं। लेकिन भागवत ने कहा, हिंदू शब्द विविधता में एकता का प्रतीक है, ना कि जाति का द्योतक। उन्होंने साफ किया कि पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, देवी देवता अलग हो सकते हैं, पर सांस्कृतिक आधार एक है। और जब उन्होंने भारत की अवधारणा पर बात की, तो उन्होंने बताया कि भारत को सिर्फ भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ देश नहीं बताना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत की आत्मा प्रेरणा लेती है राम से, कृष्ण से, गौतम बुद्ध से, महावीर से, स्वामी विवेकानंद से, स्वामी दयानंद सरस्वती से और महात्मा गांधी से। अब जरा इस सूची को देखिए, यह सिर्फ एक धार्मिक सूची नहीं, यह भारत की सभ्यता का सार है। राम और कृष्ण आस्था के प्रतीक, बुद्ध और महावीर त्याग और करुणा के प्रतीक, विवेकानंद आत्मगौरव के प्रतीक, दयानंद सामाजिक सुधारक के प्रतीक और गांधी सत्य और अहिंसा के प्रतीक। यानी भारत का अर्थ एक विचारधारा कतई नहीं, एक बहुस्तरीय परंपरा है। जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि जब जब सामाजिक एकता कमजोर हुई, तब तब राष्ट्र को संकटों का सामना करना पड़ा, तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक टिप्पणी नहीं लगती, ये मौजूदा राजनीतिक माहौल के बीच एक रणनीतिक संकेत भी मानी जा सकती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कथित यूजीसी एक्ट जैसे कदमों ने हिंदू समाज के भीतर विभाजन की भावना पैदा कर दी। विपक्ष लगातार नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि केंद्र सरकार के कुछ निर्णयों से परंपरागत सामाजिक संतुलन प्रभावित हुआ है और इससे हिंदू समाज के अलग अलग वर्गों के बीच दूरी बढ़ी है। यह वही बिंदु है जहां भागवत का एकता वाला संदेश राजनीतिक अर्थ ग्रहण करता दिखाई देता है। इतिहास की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम जातियों में बंटते हैं, जब हम प्रांतों में बंटे हैं, जब हम भाषा के आधार पर बंटे हैं, तब बाहरी ताकतों ने हमें गुलाम बनाया है। यह लाइन केवल अतीत का संदर्भ नहीं है, इसे वर्तमान के संदर्भ में भी पढ़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव दूर नहीं और यह बात सर्वविदित है कि यूपी की राजनीति में सामाजिक समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे समय में अगर भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हो कि उसके कुछ कदमों को लेकर समाज के भीतर असंतोष या भ्रम पैदा हुआ है, तो उस नैरेटिव को संतुलित करना भी जरूरी हो जाता है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात ने भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा को जन्म दिया। आधिकारिक बयान
भले ही सामान्य रहे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि आने वाले चुनावी परिदृश्य को लेकर संगठन और सरकार के बीच समन्वय पर चर्चा हुई हो। ये मानना अस्वाभाविक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों ये समझ रहे हो कि यदि हिंदू समाज के भीतर किसी प्रकार का विभाजन गहरा हुआ तो उसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि संघ प्रमुख अपने भाषणों में लगातार समग्र हिंदू समाज, एकता, संगठन और व्यक्ति निर्माण जैसे शब्दों पर लगातार बल दे रहे। यह एक तरह से संदेश भी है कि आंतरिक मतभेदों को किनारे रखकर व्यापक सामाजिक एकता पर ध्यान दिया जाए। राजनीति में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है। यदि यह धारणा बनती है कि किसी नीति से समाज बटा है तो उसे संतुलित करने के लिए वैचारिक स्तर पर एक एकता का आवाहन आवश्यक हो जाता है। इसलिए मेरठ से दिया गया यह संदेश केवल सांस्कृतिक चेतावनी नहीं, बल्कि राजनीतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 2027 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि सामाजिक समीकरणों की परीक्षा भी होगी। और शायद यही वजह है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों सार्वजनिक मंचों से एक हिंदू समाज की अवधारणा को फिर से प्रमुखता दे रहे हैं, ताकि किसी संभावित नुकसान को समय रहते रोका जा सके। 1857 का संदर्भ भी इसी कारण महत्वपूर्ण है। मेरठ, जहां से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, जहां सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा, संघ प्रमुख ने कहा कि यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आगे चलकर डॉक्टर हेडगेवार को प्रेरित करने वाली बनी। यानी 1857 की क्रांति और 1925 में संघ की स्थापना दोनों को एक वैचारिक धारा में जोड़ने की कोशिश की गई। अब सवाल उठता है, यह संदेश खिलाड़ियों को क्यों दिया गया? करीब 950 खिलाड़ी देश और विदेश से आए हुए। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। भागवत ने कहा, राष्ट्र निर्माण किसी एक संगठन का काम नहीं है, यह पूरे समाज का दायित्व है। उन्होंने खेलों को समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम बताया। और यह बात आज के भारत में बेहद प्रासंगिक है, जब ओलंपिक में तिरंगा लहराता है, जब एशियाड में भारत पदक जीतता है, जब एक खिलाड़ी की जीत पर पूरा देश एक साथ खड़े हो जाता है, तब धर्म, जाति, भाषा सब पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ एक पहचान बचती है, वो पहचान होती है भारतीयता की। यही संदेश मेरठ से दिया गया। संघ प्रमुख ने समाज के 4 स्तंभों का भी उल्लेख किया: संस्कार, सनातन, संस्कृति, धर्म भाव और सत्यनिष्ठा। आज जब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जब सोशल मीडिया पर कटुता और विभाजन की भाषा चल रही है, तब यह संदेश कि व्यक्ति निर्माण के बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है एक वैचारिक घोषणा है। अर्जुन पुरस्कार विजेता पहलवान अलका तोमर सहित कई खिलाड़ियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसकी सराहना भी की। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भागवत इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और संघ के शताब्दी वर्ष के तहत विभिन्न वर्गों से संवाद कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक वैचारिक कार्यक्रम या फिर 100 साल पूरे होने पर पहले संघ अपने मिशन को व्यापक सामाजिक संवाद में बदल रहा है? आलोचक कहेंगे संघ का राजनीति से कोई संबंध कैसे नहीं हो सकता है। समर्थक कहेंगे संघ ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि संघ भारतीय समाज की एक बड़ी वैचारिक शक्ति है, और जब उसके प्रमुख मेरठ जैसी ऐतिहासिक धरती से ये कहते हैं कि हमें सत्ता नहीं संस्कार चाहिए, तो यह बयान सिर्फ शब्द नहीं है, एक पोजिशनिंग है। एक तरह से यह संदेश है कि संघ खुद को समाज के केंद्र में देखता है, सत्ता के केंद्र में नहीं। अब इस बयान का राजनीतिक अर्थ क्या निकलेगा, यह विपक्ष तय करेगा, यह समर्थक तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि मेरठ से दिया गया यह संदेश आने वाले समय की वैचारिक बहस को प्रभावित करेगा, क्योंकि जब कोई संगठन 100 साल की यात्रा पूरी करने जा रहा हो और वह अपने मूल उद्देश्य की पुनर्पुष्टि करे, तो वो सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, वो संकेत होता है अगले 100 साल की दिशा का। मेरठ की धरती ने 1857 में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी और आज उसी धरती से एक बार फिर संगठन, संस्कृति और समाज की बात की गई है। सत्ता आएगी जाएगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन समाज अगर संगठित रहेगा तो राष्ट्र मजबूत रहेगा। शायद यही संदेश था 50 मिनट के मोहन भागवत के उस भाषण का,
जो 100 साल की यात्रा को समेटे हुए था। बाकी आप किस प्रकार से देखते हैं मोहन भागवत के इस भाषण को? आपको क्या लगता है कि क्या हकीकत में संघ को राजनीति की आवश्यकता है भी या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी प्रकार की स्पेशल स्टोरीज को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।